नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ND24 का खास कार्यक्रम योग धन संपदा। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आज विश्व योग दिवस है। हमारा देश भारत विश्व गुरु कहलाता है। ये पदवी हमें ज्ञान के विस्तार ने दी है। दुनिया भर को भारत ने अपने मनीषियों से प्राप्त ज्ञान का अथाह भंडार बांटा है। योग भी इसी में से एक है। हर साल 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। ये वैश्विक परिघटना प्राचीन भारतीय योग पद्धति और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके गहन प्रभाव को मान्यता देती है। क्या है योग का समग्र दर्शन, कैसे हो इसका लोकव्यापीकरण, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। सुप्रसिद्ध चिकित्सक, योग एवं आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेश शर्मा। सबसे पहले बहुत स्वागत है राजेश जी आपका ND24 में। विश्व योग दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग हम मना रहे पिछले 10 सालों से। सबसे पहले योग कितना महत्व रखता है, योग की शुरुआत कैसे हुई, यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे, इसी को समझना चाहेंगे। मैं भी ND24 के सभी दर्शकों को आज के इस विशेष दिव्य पवित्र दिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन केवल साल में एक ही दिन ना हो, पूरे 365 दिन आपके जीवन में ये योग बना रहे, इस प्रार्थना के साथ हम प्रश्न शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, तो अगर योग को समझना है, एक तो है कि भारत में जिसने जन्म लिया, जो सनातनी है, वो पता नहीं कितने कर्मों के बाद, सुकर्मों का परिणाम है कि हम भारत में जन्म लेते हैं। और हमारी ऋषिकुल पद्धति, हमारे वैदिक ज्ञान से उपजा ये जो योग का जो ज्ञान है, और इसको पूरा भारत जो है पूरे विश्व में तो इसको फैला ही रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पेशे से चिकित्सक होने के नाते भी, कि आम व्यक्ति जो योग का मैंने समझता है, वो एक स्थूल योग की बात करते हैं, हमको जो दिखता है, जो हम आसन या प्राणायाम रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम गीता श्री कृष्ण की नज़र से देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने योग को बनाया स्वयं योगीराज से, तो गीता की जो परिभाषा है उसमें है कि समत्व योगा उच्यते, अर्थात समतत्व। समतत्व का मतलब है संतुलन। अब संतुलन किस में? संतुलन बॉडी और माइंड में, संतुलन इमोशंस और थॉट में। तो क्या इस शरीर द्वारा ऐसी कौन सी क्रियाएं की जाएं जिससे हम एक संतुलित जीवन की तरफ अग्रसर हों, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे व्यवहार में, हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में एक संतुलन बना रहे, ताकि हमारा जीवन जो है वो हमेशा एक परमानेंट सुख की अनुभूति करे, टेम्परेरी नहीं। लेकिन इस जीवन की आपाधापी में, आजकल का जो मॉडर्न युग है, इसकी आपाधापी में हम बहुत ज़्यादा भौतिकवादी होते गए। हम जीवन की परिभाषा हमने एक सत्य चित्त आनंद को छोड़ के एक अस्थायी जीवन की जो वृत्तियाँ हैं, उनके आधार पर हम जो है एक भौतिकवादी सुखों की तरफ, एक इंद्रिय जनित सुखों की तरफ हमने दौड़ लगानी शुरू कर दी, जो अल्पकाल के लिए तो एक आनंद की अनुभूति करा सकती हैं, लेकिन उसका जो लंबा समय जो है वो दुख का है, वो परेशानी का है, और उससे तकलीफ़ होती है। और योग जो है हमारा अगर हम करते हैं, तो केवल और केवल आपकी एक जीवन पद्धति है। इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि अपने स्थूल शरीर को, उसके भीतर का जो सूक्ष्म तत्व है, उसको कैसे हम पावरफुल बनाएं, ताकि हम अपने जीवन के आसपास एक ऐसा ऑरा बना पाएँ जिससे जीवन जो है संतुलित वे में एक आनंद के साथ में हम अपने जीवन यापन कर सकें। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया, तो इससे ये माना जाए कि जो योग है वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, आध्यात्म से हमें जोड़ता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है। इसके साथ जो चेंजेस लाइफस्टाइल में हमारे आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा प्रीशिता जी आपने, कि योग बिल्कुल भी स्थूल नहीं है। हमें जो दिखता है, जो इंद्रियों से दिखता है, पहली बात तो हम ये इस पर विचार करते हैं कि स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है जी। तो भौतिक विज्ञान स्थूल है और अध्यात्म सूक्ष्म है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा का अध्ययन। और आत्मा क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है बेसिकली, जो हमारे वैदिक जो ज्ञान के आधार पे हम करते हैं, बात करते हैं। इस सांख्य योग की नज़र में भी जो है, अगर हम बोलते हैं इस सृष्टि की तो उत्पत्ति जो हुई है सांख्य योग में,
वो प्रकृति और पुरुष को मिलने से होती है। पुरुष मतलब ये मेल पुरुष नहीं, पुरुष मतलब जो जड़त्व है, जो टेंजिबल है, जिसको हम छू सकते हैं, जो स्थूल है। और जो प्रकृति है, प्रकृति उसके भीतर की वो एनर्जी है, वो चेतना है। तो ये जो जब इन दोनों का योग हो जाता है तो इस सृष्टि का निर्माण होता है। इसी तरह से हम जब योग की बात करते हैं तो योग एक ऐसी क्रिया है, हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके हजारों साल के साधना से जो निकला वो जो ज्ञान है उससे वेद तो साक्षात ईश्वरी वाणी है। उन्होंने अपनी साधना से जब इस वाणी को कोड किया, उसे लिखा, वो वेद कहलाए। वेद रचे गए, साक्षात ईश्वर की वाणी है। और उसमें से जो फिर ये योग और पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखे हैं वो केवल ये है कि हम अपने मन को कैसे साधें, हम कैसे इस बाह्य जगत से डिस्कनेक्ट होके अंत जगत से जुड़ें। योग जो है संस्कृत के शब्द युज से बना है। युज का मतलब होता है जुड़ना। तो उस तत्व से जुड़ना जो हमको एक सफल और एक सुंदर जीवन दे सके। योग का अर्थ ये नहीं है कि हमने जो है अपने शरीर में कुछ डिफरेंट आसन कर लिए। कायदे से जो अष्टांग योग का जो मैंने है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस पूरे के पूरे प्लेट को, इस प्लेटर को ही योग कहा जाता है। योग में आम भाषा में तो हम जो है एक फिजिकली जो आसन करते हैं, आसन इस बाह्य अन्न में शरीर के लिए आसन आवश्यक हैं। प्राणायाम की बात करते हैं हम तो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमको अपने जीवन में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर ये समझ लेते हैं कि हमारा सृष्टि के साथ हमारा नाता क्या है, इस पूरी प्रकृति के साथ हमारा नाता क्या है, सूर्योदय के साथ हमारा नाता क्या है, सूर्य अस्त के साथ हमारा नाता क्या है, हम एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं नेचर के। तो जो भी व्यक्ति इनके साथ अलाइन करता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है प्रिशिता जी, तो ऑर्केस्ट्रा में डिफरेंट यंत्र होते हैं, लेकिन एक मास्टर बैठ के एक ट्यून निर्धारित करता है और सारे यंत्र अलग अलग तरीके से बजते हैं और अंत में एक धुन निकलती है जो मधुर होती है। अगर वो ट्यून वाला मास्टर ना हो तो सब यंत्र अपने आप बजेंगे तो वो एक शोर मचेगा, कोलाहल मचेगा। तो आज के इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनके साथ में यही उसने काम किया। जब सोना है वो जगता है, जब जगना है वो सोता है। तो पूरा जो सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ा हुआ है। सर्केडियन रिदम के अनुसार हमारे जो शरीर के भीतर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। जब सोना है तो सोने वाला हार्मोन्स काम करता है, जब हमें उठना है, काम पे जाना है, तो वो एक्टिव होने वाला हार्मोन करता है। तो हमने अपनी लाइफ साइकिल को ऐसा कर लिया है कि रात के समय 10, 11, 12 बजे आज के बच्चों को देखते हैं तो उनका दिन शुरुआत होती है। और ख़ास करके इस इंटरनेट ने या इसके जो दूसरे जो दुरुपयोग हैं, मोबाइल के हों या नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी देखते हैं, इसने अपने जीवन को बहुत ही असंतुलित किया है। असंतुलित तो है ही। जिस तरह आपने बताया, अष्टांग की आपने बात की कि ये योग के अंग है जिसको समझना बहुत जरूरी है। कोर नेचर योग का समझना बहुत जरूरी है। हजारों साल पहले से योग प्रचलित है, योग करते भी है, लेकिन आखिर में योग का महत्व कितना है, किस तरीके से इसको करना है, ये जानना और ये समझना भी बहुत जरूरी है। अगर सही फायदा आपको योग का चाहिए तो। जी बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे ये हमको समझना जरूरी होगा। मैं छोटा सा आपको एक इसकी फिलॉसफी बताता हूँ मैं। अगर हम कल्पना करें, हम उस सभ्यता में चले जाएं जो इस आधुनिक सभ्यता से थोड़ा पहले आदम सभ्यता की बात करते हैं, जब विज्ञान था ही नहीं, तो व्यक्ति जो है केवल और केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता था। उसे जीने के लिए जो बहुत आवश्यक है, वो जंगल में रहता था और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन समय के साथ सृष्टि ने और ईश्वर ने जो मनुष्य को जो नियोकॉर्टेक्स दिया है, जो ब्रेन में जो फोर ब्रेन दिया है, वो इंटेलेक्चुअल का एक वो भंडार है जो किंतु क्यों जिज्ञासा प्रकट करता है। तो धीरे धीरे वो मनुष्य जो है अपने उस सभ्यता के बाकी जो उसके संगी साथी थे उनसे दूर होते होते उसने अपनी एक मानवीय सभ्यता का विकास किया। उसने अपने मज़े के लिए, अपने सुरक्षा के लिए धीरे धीरे वो ऐसे आविष्कार करता गया और वो अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए उसने जो अपने विचार लगाए वो बुद्धि कहलाई। इस बुद्धि ने फिर विज्ञान को पैदा किया और विज्ञान ने इस भौतिकवादी जितनी भी चीज़ें आज की डेट में दिखती हैं, उन भौतिकवादी साधनों को जो है वो अपना जब जीवन समझने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसे लगा कि नहीं, इससे भी उसे आनंद नहीं आता।
तो उसमें से कुछ जो लोग थे, जो उच्च मनस वाले व्यक्ति थे, उनको लगा कि नहीं, इसके पीछे भी कोई ऐसी ऊर्जा है, ऐसा तत्व है जो हमको जो है सत्य, चित्त और आनंद, हमको परमानेंट सुख दे सके। तो वो हमारे वेद काल में हमारे ऋषि मुनि जो है अपनी शक्ति से जब उन्होंने साधना करी, तो उनको लगे कि नहीं, इस बाह्य जगत, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला जो तत्व है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसने उनको जब खोजा तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, इस भौतिक जगत को चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो सूक्ष्म शक्तियां हैं। इस पर जब उन्होंने विश्वास किया तो इसको हम अपने शरीर में कैसे साध सकते हैं, कैसे हम इस योग का जो तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व है, जो हमारे मन को, विचारों को कंट्रोल करता है, जो पतंजलि के जो योग सूत्र कहलाते हैं, यही बोलते हैं कि मन की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। तो जब आपके मन की वृत्तियां शांत होती हैं, जब आप एक अंतः मार्ग का रास्ता चुनते हो, आप बाह्य जगत में रहते हुए भी जब आप थोड़ा समय जो है अपने आप को देखते हो, आत्मचिंतन करते हो, और उसके बाद जो है एक संतुलन की अवस्था में आ जाते हो आप, जब आपके बाहर कुछ भी घट रहा हो लेकिन आपके भीतर हलचल नहीं होगी, उथल पुथल नहीं होगी। आज के इस तनाव भरे जीवन में जो बीमारियां भी हैं पृष्ठता जी, वो सब तनावजन्य रोग हैं। एक ज़माना था जब कम्युनिकेबल डिजीज़ेस थे, इन्फेक्शन थे, संक्रमण के रोग थे, हैजा, तपेदिक, टीबी, खांसी, ये सब आज की डेट में नहीं मिलता है। आदमी अपने हाइजीन और दवाइयों ने इनको कंट्रोल कर लिया है। आजकल जो बीमारियां मिलती हैं वो डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तनावजन्य रोग हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, माइग्रेन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, पेट खराब होना, एसिड पेप्टिक डिजीज़, एसिडिटी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी आधुनिक जीवन शैली का ही तो परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों को हज़ारों साल पहले पता चल गया था, तो उन्होंने ये अच्छा खासा मैनुअल हमको दे के गए कि हम अपने जीवन में थोड़े समय के लिए 24 घंटे में कुछ समय अगर हम अपने लिए निकालते हैं, जिसमें हम अपने आप को जोड़ें उस तत्व से जो हमारे जीवन में एक शांति, एक सुख, एक आनंद का भाव लेके आता है, इसी को योग कहा जाता है। यही मेरे हिसाब से हमको एक सफल जीवन जीने के लिए, मतलब मैं अगर हम बात करते हैं, अगर किसी यूथ से बात करते हैं प्रेषिता जी कि योग वगैरह करते हो, तो एक आंसर मिलता है, अरे नहीं अभी तो हमारी उम्र है, अभी योग की उम्र है। लेकिन ये ऐसा कहना बहुत ही गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है। योग केवल हेल्थ के लिए नहीं है। मैं कहूँगा एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी अगर इस क्रिया को अपनाता है तो मेरा दावा है कि उसकी मेमोरी, उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसकी याददाश्त इतनी बढ़ेगी कि वो अच्छे नंबर ला सकेगा। अगर एक बिजनेसमैन जो है अपने आप को योगा के साथ जोड़ कर रखते हैं तो उसके निर्णय ऐसे होंगे कि उसके बिजनेस में उसको बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से कोई आर्टिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई सिंगर है, सारे के सारे अगर इस चीज़ को अपनाते हैं तो अपने जीवन में वो श्रेष्ठ उपलब्धियों की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा मानना भी है और इसके बहुत से उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि योग सिर्फ शरीर को नहीं, आपके मस्तिष्क को, दिमाग को भी स्वस्थ रखता है, ऊर्जा, एनर्जी बनाए रखता है आपके अंदर। और इसको समझते हुए आपको योग करना है। जैसे योग के आपने अंग बताए थे, अष्टांग की हमने बात की थी। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत समय लगेगा इसको समझने के लिए, लेकिन फिर भी संक्षेप में अष्टांग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यम यानी संयम से लेकर जो समाधि तक जाता है। इसको प्रेषिता जी इस तरह से समझाना बहुत आसान होगा यदि मैं कहूँ कि हम इसको मेडिकल साइंस में अगर बोलते हैं तो हम इसको माइंड, बॉडी और सोल की बात करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे जब समझ में आ जाती है कि मेडिकल साइंस जब न्यूटन्स की साइंस पे आधारित थी तो ये कहा जाता था कि किसी भी वस्तु को अगर काटते हैं, करते करते वो अल्टीमेटली सबसे महीन जो कण होगा वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल के बाद और जब उसको काटा जाएगा तो वो एटम कहलाता है। एटम के भी फिर 3 हैं सब एटॉमिक जो कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने बोला कि नहीं इससे भी आगे बढ़ के है। अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं ऊर्जा से। इसलिए आइंस्टीन साहब ने जो फार्मूला दिया E=mc², अर्थात कि कोई भी मास जो है, या ग्लास है, मोबाइल है, कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो है, उसे अगर प्रकाश की दुगनी गति प्रदान करें तो वो विलुप्त हो जाता है। उसके जो गुण हैं वो शून्य हो जाएंगे
और वो पूरा का पूरा ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा। यही एक ऐसा लेसन था, और मेरा ये मानना है कि आइंस्टीन साहब ने भी कहने की हमारे वेदों का अध्ययन किया होगा। और इस ऊर्जा जो है, ऊर्जा ही इस सृष्टि का रॉ मटेरियल है। जैसे कुम्हार की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से रॉ मटेरियल मिट्टी है, मिट्टी को जो वो रूप देता है तो उससे वो खिलौना भी बना सकता है, उससे बैलगाड़ी भी बना लेता है, बच्चों की कई चीज़ें बना सकता है, बट अल्टीमेटली उसका जो रॉ मटेरियल है वो ऊर्जा ही है। इस ऊर्जा को साधने का काम इस योग पद्धति से होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद शैशवावस्था में आता है, फिर तरुण होता है, फिर गृहस्थ में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, तो अपने इंद्रियां जो हैं ईश्वर ने जो दी हुई हैं, इंद्रियां एक ऐसा गेटवे है जो हमारे माइंड को बाह्य जगत से जोड़ता है। बाहर से जितने भी संदेशे मिलते हैं वो हमारे ब्रेन को मिलते हैं, और हमारा ब्रेन क्लासीफाई करता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कहाँ मुझे उदासीन रहना है। यहीं से उसकी चीज़ें शुरू होती हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए उन चीज़ों को अपनाता है जो उसके लिए अच्छी हैं। जब उसे नहीं मिलती तो उसे दुख होता है, उसके इमोशनली वो नीचे जाता है, कभी एंगर में जाएगा, कभी डिप्रेशन में, कभी डिसअपॉइंटमेंट में, कभी फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। और अल्टीमेटली ये सारे जो भाव हैं, मनोभाव, वृत्तियाँ, ये उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स पैदा करती हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम से पैदा होते हैं। अर्थात मेडिकल साइंस में उनको एड्रेनलिन बोल सकते हैं, कॉर्टिसोल बोल सकते हैं। ये उसकी इम्यूनिटी को भी गिराते हैं और उसे बीमारी के गर्त में धकेलते हैं। तो आज के युग में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे योगियों ने सिद्ध कर दिया है, और अब लैब्स में भी सिद्ध हो गया कि हम जब योगा की प्रैक्टिस करते हैं, यम और नियम ये अनुशासन है कि हमें सही रास्ता कौन सा अपनाना है। अच्छा साहित्य, अच्छा सत्संग, चोरी नहीं करना, ये सारी की सारी चीज़ें यम और नियम में आती हैं। उसके बाद आसन, आसन जो है अक्सर देखा होगा आपने, सारे जो आसन हैं वो पक्षियों और जानवरों द्वारा लिए गए, उनके नाम भी उसी से। तो इन आसनों से हम अपने बाह्य शरीर को, हमारे हर जॉइंट को, मसल्स को, मसल पावर को सही बना के रखते हैं। इसके बाद यम नियम आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ बहुत ही गहरा है। प्राणायाम का अर्थ ये होता है कि हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास में केवल और केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, प्राणवायु। तो प्राणवायु संधि विच्छेद है, प्राण प्लस वायु। तो ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, लेकिन अनवरत इस प्राणिक एनर्जी जो ब्रह्मांड से हमको मिलती है, जो हमें जीवित रखती है, जो हमें क्रियाशीलता प्रदान करती है, इस ऊर्जा को हम कैसे साधते हैं, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, एक बड़ी चेतना का छोटा सा रूप है जो हमारे भीतर जाता है, हमें जीवित रखता है। और इसी से जो है हमारा मन बनता है। फिर मन में विचार हो, मन में बुद्धि है, मन में विवेक है, मन में अहंकार है, मन में क्रोध है, मन में मुस्कान भी है। ये सारी के सारी उस ऊर्जा के ही अलग अलग रूप हैं। इनको कैसे साधते हैं, वहाँ पे फिर प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार मतलब हमारी इंद्रियों को सिमटना, इंद्रियोजनित सुखों की तरफ नहीं भागना, हमको कंट्रोल करना है हमारी वृत्तियों का, हमारी जो इंद्रियोजनित सुख हैं उनको कंट्रोल करना है। धारणा कमिटमेंट है, हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, फिर उस तरफ प्रयास करना पड़ेगा। फिर ध्यान है। ध्यान तो एक ऐसा शब्द है जो हमारे घरों में हमारी माँ सबसे पहले बचपन में सिखाती है। बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो माँ बोलती है बेटा ध्यान से जाना, आपकी पत्नी बोलती है ज़रा ध्यान से ड्राइव करना। ठीक है, ध्यान तो हमारे सनातन धर्म में बचपन से सिखाया जाता है। ध्यान अर्थात अपने विचारों को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना, ये ध्यान कहलाता है। हम जब बैठते हैं, और ये भी बहुत सुंदर तरीका हमारे ऋषि मुनि बताए गए थे कि किस तरह से हम अपनी श्वास प्रक्रिया को कंट्रोल करके हम ध्यान में विलीन होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकली जो ध्यान का जो श्वास का जो सेंटर है ब्रेन में, ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का, वो और इमोशंस का सेंटर, लिम्बिक सिस्टम, दोनों आसपास होते हैं। हम अपने श्वास प्रक्रिया को यदि नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को भी शिथिल कर लेते हैं, विचारों को भी। ध्यान के बाद एक स्रोत आता है समाधि। जी जी। हालांकि ये जो विषय है, ये विषय है इसको चिरकाल तक इस चर्चा में बने रहने का मन करता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक विषय मैं यहाँ पे लूँगा। प्रीशिता जी, जो हमारा हार्ट है ना, इसे हम अगर कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है, ये है ना। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल है। हमारी बॉडी में बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जिस तरह से हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं, जो निकलते हैं, उसको मेडिकल साइंस जो है ईसीजी के माध्यम से, आपने देखा होगा कि चेस्ट पेन होती है हम जाके ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी क्या है? ईसीजी में इस तरह की वेव्स आती हैं, इस तरह के ग्राफ आते हैं जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को प्रिडिक्शित करता है।
अगर हार्ट में कहीं डैमेज होगा तो वो ग्राफ में दिख जाता है। हमारी जो ईसीजी की वेव्स हैं, इसी तरह से जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसे हम ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो साइंस ने जब ये देखा कि ब्रेन की, मन की, ब्रेन की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें जो ईईजी की जो वेव्स पैटर्न है ये बड़ा अलग अलग मिलता है। अर्थात अभी हम बात कर रहे हैं चैतन्य होके, कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, हम कैमरे के सामने बैठे हैं, तो इस वक्त अगर हम दोनों का ईईजी लिया जाएगा तो उसमें बीटा वेव आएगी। तो बीटा वेव मतलब जब मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ किसी चीज़ के साथ में, तो बीटा वेव है। बीटा वेव में भी 3 ग्रेड होते हैं, एक लो बीटा है, एक मिडिल रेंज होती है और एक हाई रेंज होती है। लो बीटा मतलब है कि हम गपशप मार रहे हैं कॉन्शियसली, फिर थोड़ा सा हम जब लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो मिडिल में आ जाते हैं। वही जब मेरा वाइवा होता है, मुझे कहीं इंटरव्यू फेस करना है जहाँ मेरा जजमेंट होगा, मैं थोड़ा नर्वस रहता हूँ, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस में रहता हूँ, तो वो हाई बीटा बनता है। इसके बाद एक होती है अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। अल्फ़ा में ये होता है कि हम जब मस्त बैठे हैं, शाम को दोस्तों के साथ बैठे हैं, हम दिमाग नहीं लगा रहे, हम जजमेंटल नहीं है, हम एनालिटिकल नहीं है, आराम से एक अच्छा संगीत सुन रहे हैं हम, तो हमारे ब्रेन की जो अगर रीडिंग ली जाएगी तो अल्फ़ा कहलाएगी, अल्फ़ा वेव्स, अल्फ़ा स्टेज। इसके बाद अगर हम थीटा की बात करते हैं, हम जब ध्यान करते हैं, जब ये जो जितने भी हमारे जो तपस्वी थे या अमेरिका में ये जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके ब्रेन में जो है उनको ईईजी लगा के, उनके इलेक्ट्रोड्स लगा के, जितने भी ऋषि मुनि थे जो ध्यान करने वाले जो रहते हैं, शिष्य रहते हैं, तो देखेंगे कि वो ध्यान में जब जाते हैं उसे थीटा वेव बोलते हैं। डीप मेडिटेशन मतलब आपका ब्रेन एक्टिव होता है बट बॉडी स्लीप में है, स्लीपिंग मोड में है। मेडिटेशन में वो थीटा वेव कहलाती है। डेल्टा वेव होती है हम जब डीप स्लीप में होते हैं। डीप स्लीप का मतलब है कि हमारी इंद्रियां शट डाउन है ना, तभी हमें नींद भी आती है। ठीक है, हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, कानों से कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए, कोई इस तरह की बैड ऑर्डर ना हो, स्मेल ना हो, जीभा में कोई इस तरह स्वाद नहीं होना चाहिए, और स्पर्श हमारा कंफर्टेबल हो तो हमें नींद आती है। नींद भी एक प्रकार की समाधि है। और उसके बाद गामा, गामा मतलब वो एक डिफरेंट स्टेज है, सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज चली जाती है। तो अगर हम इस साइंटिफिक तथ्य को योग के साथ जोड़ते हैं तो योग में हमेशा सांसों का सहारा लिया जाता है। रेचक, पूरक और कुंभक के माध्यम से ही हम जो है योग में हर क्रिया के साथ जुड़ते हैं। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, रेचक का मतलब होता है श्वास छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है कि श्वास को होल्ड करना। तो श्वास का बहुत महत्व है हम जब बात करते हैं योग की किसी भी क्रिया के साथ में। और यहाँ मैं जब बात करता हूँ कि हम डे टू डे लाइफ में हम अपने सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारा ब्रेन, जैसे ही हम सो के उठते हैं डेल्टा से, डेल्टा वेव रहती है उस वक्त, तो डेल्टा से क्रमशः थीटा और अल्फा और बीटा में जाना चाहिए। मतलब हम सो के उठें, हमारे विचारों में कोई विषय ना हो, शांत मुद्रा है, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है, उस वक्त ध्यान करने का, और संधि काल में शाम के समय गोधूली में ध्यान करने का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, कि सुबह उठे। आज का जो दिनचर्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में आ जाता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो, आप इमीडिएटली अपने ब्रेन को इंगेज करते हो। आपको अपना मेल देखना है, व्हाट्सएप देखने का है, आज की टू डू लिस्ट देखनी है, तो आपने उस शरीर को सीधे डेल्टा से सीधे बीटा में एक्टिव कर दिया। बीटा मतलब स्ट्रेस की स्टेज है वो। तो आपने उठे और उठते ही अपने शरीर को इंजन चला दिया एकदम से। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, यही कारण बनता है बीमारियों का। तो आप उठें, उठने के बाद में अपना जो भी शौच वगैरह से नित्य होके 10 मिनट 5 मिनट ध्यान लगा के बैठें। ध्यान मतलब आंखें बंद करें, केवल अपनी श्वास प्रक्रिया पे ध्यान दें। आपको कोई मंत्र जाप करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है यदि इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो दिन में 24 घंटों में थोड़ा सा समय हम अपना निकालें, जो ये रोज़मर्रा की जो चलती है, हमारी जो गाड़ी चलती है, उससे निकाल के अगर हमने आधा घंटा भी अपने आप को इस क्रिया में सोच समझ के लगा लिया, तो बिलीव मी आपके काम होने लगेंगे, आपका ऑरा, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है और आपके जीवन को सफलता मिलती है। तो योग काफी महत्वपूर्ण है। समय की बाध्यता के चलते एक आखिरी संदेश दर्शकों के लिए कि योग वाकई में हमें निरोग रखता है, छोटा सा।
मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह की किसी एक्टिविटी से इंगेज करते हैं अपने आप को, वो योग हो सकता है, वो लेखन हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो म्यूज़िक हो सकती है, ये भी एक प्रकार का एक मेडिटेशन होता है। आप जिम जाते हैं, आप वॉक करते हैं, बट नियमितता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि बैलेंस, ना लो ना हाई। तो एक संतुलित जीवन जो है वही आपके घर परिवार में, आपके कार्य के स्थान पे, आपकी संस्था में, आपके बिजनेस में, वही आपको सफलता और उपलब्धियां प्रदान करता है, चाहे आप खिलाड़ी हों, चाहे छात्र हों, चाहे बिजनेसमैन हो। ये आपकी मनोवृत्ति, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, इसलिए योग एक अच्छे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और योग के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो योग धन संपदा है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि योग शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है, हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है और वाकई में योग हमें निरोग रखता है। तो योग अपनी लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करें। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।